तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज से यूपी एपीओ के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैच। आज है आपका 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से हमारा फर्स्ट बैच है, जिसमें मैं आप लोगों को जीएस प्रीम के लिए पढ़ाऊंगा इस बैच में। और ये हम लोग या तो एग्जाम तक या फिर 6 to 7 मंथ इस बैच को हम जो है रन करेंगे, जो भी पहले हो। यदि इस ड्यूरेशन में वो एग्जाम डेट आ जाती है, मान लीजिएगा इसमें पता चल जाता है कि भाई एग्जाम मान लीजिएगा जुलाई में है या फिर आगे है कहीं भी है, तो फिर हम जुलाई तक ही आप लोगों को रिवीजन के तौर पर कराएंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें मैं आप लोगों को जीएस पेपर आप लोगों को कराऊंगा, जो प्री के साथ साथ मेंस में भी आपका बहुत बड़ा रोल है जीएस पेपर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानेंगे जीएस के बारे में। आप लोगों को बता दूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो पैटर्न पहले से चलते आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो वो पैटर्न अब जो है चेंज हो चुके हैं सारे के सारे, ये आप लोग याद रखिएगा। पहले क्या होता था कि प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू कर लीजिएगा, उससे काफी हद तक मदद मिल जाती थी। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखें तो पेपर के पैटर्न ही चेंज हो जाते हैं। कभी सिलेबस जो मेंटेन रखते हैं उस हिसाब से एग्जाम में एग्जामिनर रखने वाले क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होते। आप लोगों को हमारे द्वारा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप होंगे वहां पर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और लाइव क्लासेस आप लोगों को हमारे ही ऐप पर जो है इजीली फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। जब आप बैच में जाएंगे, बैच आपको ज्वाइन करना होगा, और बैच में लाइव रिकॉर्डेड ऑप्शन आपको मिलेगा, लाइव क्लास का ऑप्शन जो है आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे, जो मैं लाइव आपको करा रहा हूँ यही चीजें आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। 5 से 6 घंटे के बाद ही आप लोग चाहें जितनी देर तक इनको देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है? ठीक है, बताइए, मुझे सब समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो मैं कुछ आप लोगों को करा देता हूं इजीली। अब आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों में आप लोगों की आती है। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हालांकि जो सब्जेक्ट अगर लिस्ट की बात करें, एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट आप लोगों के होंगे हिस्ट्री, फिर है आपका ज्योग्राफी, फिर आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस तो आपको पता ही है, बिहार में इसकी बहुत बड़ी रिलेवेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जनरल साइंस। इसके बाद है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप लोगों को ये जो है आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर के साथ आपको यूपी स्पेशल पढ़नी पड़ेगी। यूपी व इंडिया की 2011 की जनगणना सेंसेक्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हर हालत में। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है सभी के? यहां से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ आपको अगर हम बताएं तो आपको कुछ मिसलेनियस, जिसे विविध करके बोलते हैं, कुछ एंड में भी चैप्टर होता है विविध, जैसे कौन बड़ा छोटा, इस तरह से आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है वो ऑर्डर में भी आप लोगों को दे दें। ठीक है, और साथ में इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से हो जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इस बैच में मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। भारत के यूरोपियन शक्ति को हम पढ़ेंगे, यानी जो यूरोपियंस हैं वो भारत में आए हैं। एक्चुअल में जो भारत का इतिहास है, अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास कोई वास्को डी गामा ने नहीं डिसाइड करा। ऐसे नहीं कि भारत को वास्को डी गामा ने खोज डाला, या वास्को डी गामा जब आया तब से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। उसने एक नए रास्ते का निर्माण करा था वास्को डी गामा ने।
और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत की, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत अब अभी से नहीं, जब से पृथ्वी पर मनुष्य का निर्माण हुआ है तब से इसका अस्तित्व है। उससे पहले मनुष्य जितना पुराना है, स्वयं में उसकी सभ्यता, भारत की उतनी सभ्यता और संस्कृति जितनी पुरानी है जितना स्वयं में मानव। अगर हम बात करें तो ये वर्तमान का इंडिया है, और जब हम पिछली बात करेंगे आज से 500 साल पहले की, तो ये पाकिस्तान हो गया, और ये आपका यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। ये वाला नेपाल, भूटान जो वर्तमान में ये भी भारत के पार्ट थे, और ये पूरा जो म्यांमार था ये भी जो था हमारा क्या था, जो म्यांमार वाला पार्ट था तो वो भी हमारा क्या था, ये म्यांमार था, नेपाल भूटान थे, पाकिस्तान था और अफगानिस्तान था, और इसी को कहते थे आर्यव्रत, यानी पूरा हिंदुस्तान। अब देखिएगा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर अगर बात करें, और ये यहाँ पर है यूरोप, जिसमें पुर्तगीज हम लोग पढ़ते हैं, पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगालीज आए थे, फिर हम लोगों ने देखे कि डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी यानी फ्रेंच लोग आए। और इनका आने का एक रीजन ये था क्योंकि जो ये वाला पार्ट है पृथ्वी का, अगर हम इस पार्ट की बात करें, जो वर्तमान में यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे वर्तमान में रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्री थी। तो जब हम इस वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1600 एडी की बात करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता था, तो ये अगर हम देखें तो भारत अपने मध्यकालीन इतिहास में चल रहा था, मध्यकाल में चल रहा था, मेडिवल पीरियड में चल रहा था, और यहाँ पे थी व्यवस्था थी मुगल शासन, मुगल शासन व्यवस्था यहाँ पर थी, मुगल शासन व्यवस्था यहाँ पर थी, कहां पर, हिंदुस्तान में। और क्योंकि यहाँ पर तानाशाही मुगल शासक था, यानी यहाँ पर राजाओं का राज्य चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यूरोपियंस जो कंट्री थी वो अपने मॉडर्न पार्ट में आ गई थी, इसमें मॉडर्न इरा में, मॉडर्न इरा मतलब आधुनिक युग में प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ पर एक हेनरी प्रिंस नाम के, प्रिंस हेनरी नाम के एक राजा थे, और वो उन्हें द नेविगेटर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी वैश्विक खोजकर्ता के रूप में उन्हें जाना जाता है, वैश्विक खोज का जनक उन्हें कहा जाता है। असल में वो क्या थे कि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने कमांडर, अपने सेनापति और अपने लोगों को भेजते थे, कहां पर, दूसरे पृथ्वी के दूसरे भागों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, या अब जापान के साइड में नए नए द्वीपों की खोज करने, नए नए रास्तों की खोज करने। और इसका एक रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इन्वेंशंस अगर पृथ्वी पर हुए तो वो इसी पार्ट्स के लोगों ने किए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग उस टाइम पर इनोवेटिव थे, और हम उनसे ठीक 500 या 400 साल पीछे चल रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगीज था जो 1498 में इस वाले रास्ते से होते हुए, कौन से वाले से, इस पुर्तगाल से चला, और चलते चलते उसने क्या करा, यहां तक, कहां पहुंचा, वो केरल के पार्ट तक, कहां तक, एक सेकेंड आप लोग देखिएगा, तो यहां तक ये चला और ये केरल के पार्ट पर पहुंचा। कहां से, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते कहां तक चला, केरल के पार्ट, और इसको कहा गया केप ऑफ गुड हॉप, केप ऑफ गुड हॉप इसको कहा गया। और वास्को डिगामा था, और ये टाइम था 1498। क्लियर है सभी के, 1498 में कौन चला, वास्को डिगामा, कौन, वास्को डिगामा, ठीक है। ये यहां पर केरल में आया, और ये केरल में एक राजा था जमोरिन, जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया, और यहां से ये
काली मिर्च, क्या लेके आया? काली मिर्च। काली मिर्च भरकर नाव में अपनी ले गया अपने जहाज में, और वापिस यहाँ से जाता है पुर्तगाल और उसको वहां पर बेचता है। जितना इसका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस को निकाल कर इसको 60 गुना मुनाफा यहाँ पर होता है। 60 गुना मुनाफा यहाँ पर होता है, 60 गुना कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और वहां से कुछ ऐसी चीज लेके आता है जिससे उसको मुनाफा हुआ, तो वहां पर एक होड़ सी मच जाती है, और उस होड़ मचने के बाद क्या होता है कि फिर डच आए, डच आने के बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद फिर फ्रांसीस आए। इसी तरीके से ये एक्चुअल में वास्को डी गामा जाना तो चाहता था अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन गलती से कहां आ गया? इंडिया पे। और इंडिया से भी पहले ये जाना चाहता था कहां पर? इंडोनेशिया। हालांकि इंडोनेशिया से पहले से व्यापार चल रहा था पुर्तगीज का, और इंडोनेशिया से भी ये लोग आते थे। इसीलिए अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने फिर भारत में जब यहाँ पर जमहूरी ने स्वागत करा, तो यहाँ पर वास्को डी गामा के बाद एक दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा। किसने? प्रिंस हेनरी ने, पुर्तगीज ने। और गवर्नर बनाकर जब भेजा, तो अगर उसकी बात करें तो उस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये फ्रांस का, पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर था, ये याद रखिए, ठीक है। प्रथम वायसराय बनाया गया कहां? भारत में। कहां पर? भारत में। यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, याद रखेंगे। और इस तट को अगर ज्योग्राफी में कहें तो इसको मालाबार तट बोलते हैं, इसको कोरोमंडल बोलते हैं, इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, और ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी के? तो अगर हम बात करें, अब देखिएगा मैं कुछ आपको स्पेशल चीजों में बता दे रहा हूं। ये है पहले नंबर पर है पुर्तगाली, दूसरे पर है डच, तीसरे पर है अंग्रेज, और चौथे पर है फ्रेंच लोग, जो फ्रांस के लोग थे। पुर्तगाली हॉलैंड और नीदरलैंड का क्षेत्र है, डच का भी वही है। ये आए थे 1498 में। 1498 में, ठीक है। और हमारे जो डच आए थे वो आए थे 1591 में, अंग्रेज आए थे 1600 में, और फ्रेंच आए थे 1664 में। क्लियर है सभी को? ये क्रम आप लोगों को याद रखना है, इसी तरीके से एग्जाम में ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है। लेकिन ये जो है इनका आने का क्रम है, आने का मतलब भारत में आने का क्रम है इनका। कंपनी स्थापना में थोड़ा उलटफेर होता है। पहली कंपनी तो पुर्तगालियों ने लगाई थी, और वो लगाई थी कोचीन में। आप लोग इसको याद रखेंगे, किसने? कोचीन ने। ठीक 5 साल बाद, यानी 1503 में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 1503 में पहली फैक्ट्री लगाई किसने? पुर्तगालियों ने। कहां पर? कोचीन में। अगर हम बात करें तो अब दूसरा क्रम स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का। तो अंग्रेज पहली ये स्थापना क्रम लिख लेंगे आप लोग, स्थापना का क्रम। अब दूसरी फैक्ट्री लगाई किसने? ये पहली फैक्ट्री, दूसरी लगाई अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने लगाई 1608 में, ठीक है। कहां पर लगाई? 1608 में सूरत में, जो वर्तमान में कहां पर है? गुजरात में। आप लोग लिख लेंगे इसको। तीसरी फैक्ट्री फिर डचों ने लगाई, और डचों ने जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहां पर लगाई थी? मूसलीपट्टम। लिख लेंगे कहां पर? मूसलीपट्टम। और ये लगाई थी 1605 में, ठीक है। 1605 में मूसलीपट्टम। अब आप लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई सर बता रहे हैं कि अंग्रेज 1608 में लगाई, मूसलीपट्टम 1605 में बनी। तो इसका रीजन मैं बता देता हूं। जो पहली नींव रखी गई थी अंग्रेजों वाली फैक्ट्री की, वो 1603 में रख दी गई थी नींव। ये आप कंप्लीट बाद में हुई है, नींव पहले रख दी गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये सारे कंप्लीट हैं, लेकिन क्योंकि अंग्रेज वाली जब बनी थी तो इससे
हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आए थे, मुनरो आए थे परमिशन लेने जहांगीर ने। तो जहांगीर ने परमिशन लेने को इनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया था, इसलिए कार्य जो है इसका रोक दिया गया था, इसलिए कुछ साल इंतजार करना पड़ा था। क्लियर है। और फ्रांसीसियों ने कहा कि सूरत में, नंबर 4 पे लिखेंगे सूरत में, और ये की थी 1668 में, ठीक 4 साल बाद। क्लियर है सभी के। तो ये यूरोपियन कंपनीज के आगमन का, स्थापना का क्रम मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वास्को डिगामा सबसे पहले आया। वास्को डिगामा के बाद जो फ्रांसिस्को दो अल्मेडा था वो रियल मतलब उसने प्रथम वायसराय था, और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के साथ साथ उसने एक शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी की भी स्थापना करी थी। ये आपको याद रखना है। और एक तीसरा गवर्नर, तीसरा पर्सन आया था पुर्तगीज, उसका नाम है अल्फांसो दा अल्बुर्क। तो वो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है हिंदुस्तान में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं पुर्तगीज के। एक तो वास्को डिगामा सबसे पहले आया, और अगर प्रथम वायसराय बनाकर भेजा तो किसको भेजा? अल्मीडा को भेजा। और अल्बुर्क जो था वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, जिसने पुर्तगीज पावर को, पुर्तगीज संस्था को, इन पुर्तगीज के पावर को जो है एक्सपेंड किया था भारत में। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से हम लोग डेली 1 बाय 1 एक एक लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे।